हाँ तो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऋजु रेखीय गति। इसको अपन सरल रेखा में गति भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो छोटी छोटी परिभाषा है इसमें आके उन सबको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। साथ में छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं कि विस्थापन, दूरी, चाल, वेग क्या होते हैं, इन सबको आज हम गहराई से समझेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। विशेषकर एक मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा कि जो भी वीडियो हम अपडेट करते हैं उस प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि अंत में क्या होता है कि जो वीडियो जो होती है उनका जो सार निकल के आता है उसे अंत में समझाया जाता है विशेष टिप्पणी के साथ में। आप 1 या 2 मिनट देखने के बाद में स्किप कर देते हैं तो जो महत्वपूर्ण लाभ वीडियो का जो उद्देश्य है उससे आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए और देखिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है क्या। देखो, हम जानते हैं यदि कोई वस्तु है और वस्तु एकांक समय में यदि कोई दूरी तय करती है या एकांक समय में मार्ग की लंबाई तय करती है तो उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण के लिए, मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी चला, तो ये निश्चित है कि मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर की मैंने दूरी तय कर ली है। तो जो एकांक समय में मार्ग की लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, दूरी, जिसे हम अंग्रेजी में डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी में सिर्फ क्या होगा, लंबाई का जिक्र किया जाएगा। लेकिन यदि इसी लंबाई को मैं यदि एक निश्चित दिशा में बोल दूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर पौरी पहुंच जाता हूं, तो पौरी के लिए मेरी क्या एक दिशा निश्चित हो गई। और जब उस लंबाई में दिशा का निर्धारण हो जाता है तब उसे हम कहते हैं विस्थापन। दिशा का होना किसी भौतिक राशि के सटीक जानकारी के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि मैं उदाहरण दूं, आप किसी मंदिर पर पहुंचना चाह रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मुझे बैराज माता मंदिर जाना है, कितनी दूरी है। मैंने बता दिया कि बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि वास्तव में आप जाना चाह रहे हैं तो आपको यह भी पूछना पड़ेगा कि सर 3 किलोमीटर किस दिशा में हमें जाना है। क्योंकि हो सकता है कि 3 किलोमीटर आप पूर्व की दिशा में चले गए और मंदिर पश्चिम दिशा में है। तो आपको यह भी पूछना पड़ेगा सर 3 किलोमीटर किधर जाना है। तो हम समझ गए कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी जानकारी के लिए हमें दिशा का होना आवश्यक है। यदि उस दूरी में या लंबाई में यदि दिशा और जुड़ जाती है या दिशा का निर्धारण और अधिक हो जाता है तब उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की हम परिभाषा क्या देते हैं कि एकांक समय में यदि एकांक समय में हम वस्तु का जो है उसका निर्धारण क्या कर दें, दिशा। एकांक समय में निश्चित दिशा में, ये बिल्कुल एक शब्द है, इसीलिए मैं ये परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूं कि यहाँ पर शब्द का ध्यान रखना है। निश्चित क्या हो जाएगी, दिशा। और निश्चित दिशा का जब जिक्र हो जाएगा तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। जैसे उदाहरण के लिए विस्थापन की एक और है, विस्थापन को यदि हम अंग्रेजी में बोले तो डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, मतलब एक स्थान और दूसरे स्थान है। इसलिए जब भी हम इनके संबंध में व्यंजक करेंगे, सवाल करेंगे, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि विस्थापन जो है वो केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी होती है। उदाहरण के लिए दूरी और विस्थापन को थोड़ा सा अपन समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तथा वह पुनः 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है, पुनः दूरी तय करता है 3 किलोमीटर की और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। अब यदि इस स्थिति को हम समझेंगे तो यहाँ पर हमें दूरी और विस्थापन को बिल्कुल गहराई से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम यदि पूछें कि इस बच्चे की कुल दूरी बताइए तो हम बताएंगे सर कुल दूरी उसके द्वारा टोटल ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक जितनी दूरी तय की गई उसको बताएंगे। अर्थात हम भूल देंगे तो उसने सर 9 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। यदि उसकी पूछा जाएगा दूरी कितनी है तो आप बताएंगे 9 किलोमीटर हो गई है, 3 6 9। लेकिन पूछा जाएगा विस्थापन कितना है तो विस्थापन है दिशा का निर्धारण है। यदि प्रारंभ में बिंदु ए पर है, अंत में बिंदु डी पर है, तो ए और डी के बीच की दूरी तो निकालनी है, क्योंकि दिशा क्या है, ए से डी की ओर है। तो इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के कम से कम दूरी को लेके चलेंगे। और हम बता सकते हैं कि सर ए से और डी की दूरी कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ग बन गया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं।
जितनी दूरी वह बी से सी में तय करेगा उतनी दूरी ए से डी में, अर्थात आप बताओगे कि सर इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन वह कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। तो आ गया होगा समझ में दूरी और विस्थापन में। केवल यही अंतर नहीं है, कुछ और भी अंतर है, हम चर्चा करते हैं इन पर। विस्थापन क्या है, तो एक तो हम परिभाषा में अंतर बताएंगे कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा का जिक्र नहीं है, केवल परिमाण दिया गया है। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होती है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक रहता है, दूरी जितनी वो तय करेगा हमेशा अपन जोड़ते जाएंगे। जैसा भी अभी मैंने उदाहरण में दिया था, यदि जो लड़का है उसकी कुल दूरी कितनी है तो आपने सभी को जोड़ करके बता दिया। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। धनात्मक का मतलब यह है कि जैसे अभी देखा था ए से डी की दूरी हमने निकाली 3 किलोमीटर, धनात्मक आया है। लेकिन उसी दूरी को यदि वो मान के चलो ए से और लौट करके बिंदु डी से लौट करके ए पर ही आ जाता और फिर हमसे पूछा जाता बताओ विस्थापन कितना है, तो हम देखेंगे बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और अंत में भी वह बिंदु ए पर ही आ गया, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कोई दूरी नहीं बची, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम अंतर समझेंगे तो हम देखेंगे दूरी जो होती है उसका मान हमेशा विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से अधिक होगा। ये ध्यान रखें, विस्थापन के कैसा हो सकता है, दूरी का मान बराबर हो सकता है या फिर अधिक हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा। और विस्थापन का जो मान होगा या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम, लेकिन विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट थे दूरी और विस्थापन में। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं, एक सवाल करके देखेंगे पहले। जैसे कि एक किसान है, 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब हम यदि खेत बनाएं और ये मान के चलते हैं हमारे पास एक खेत है, खेत की आकृति उसने बनाई है, वर्गाकार आकृति है, जिसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वह 10 मीटर है। इनके अपन नाम भी दे लेते हैं ए बी सी डी। सभी भुजा जो दी गई हैं उनकी सभी की जो लंबाई दी गई है वो 10 मीटर दी गई है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम आगे जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। मान के चलते हैं बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। हम पहले तो 2 मिनट 20 सेकंड जो है उसको कुल समय निकाल के देखें तो हमें पता चलेगा कि 2 मिनट में बच्चों हमारे पास हो गए 120 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड है तो इनमें सेकंड में है। 2 मिनट में हमारे पास 120 सेकंड और 20 सेकंड ये है, अर्थात हमारे पास कुल जो समय निकल के आया है वह 140 सेकंड निकल के आया है। अब हम देखते हैं कि एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में, 2 चक्कर लगाएगा वह 80 सेकंड में, 3 चक्कर लगाएगा 120 सेकंड में और 20 सेकंड और हैं तो हम देखें 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है, क्योंकि 10 20 30 40 मीटर कुल दूरी है एक चक्कर में। तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 1 मीटर। 10 सेकंड में कितनी करेगा, 10 मीटर। तो हम देखेंगे कि यदि वह 2 मिनट की बात है तो 2 मिनट में वह, यहां से हम देखें 40 का यदि अपन देख रहे हैं तो 40 मिनट में 40 सेकंड में एक चक्कर है, 80 में 2 है, तो हम देखें 40 या 120, मतलब 3 तो उसने क्या कर दिए, पूरे चक्कर लगा लिए हैं। साथ में 20 सेकंड की दूरी और है, तो 20 सेकंड में वह 10 और 20 सेकंड मतलब बिंदु सी पर वो पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा। एक बार और समझते हैं, यदि वो 120 जो है मतलब 2 मिनट है उसको हमने सेकंड में बदला तो 120 सेकंड हो गए। 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो 120 जो मिनट है उसमें कितने लगा देगा, 3 चक्कर। तो 3 चक्कर तो उसने पूरे कर लिए। अब टोटल यहां से अपन देखे हैं कि और 20 सेकंड और बचे हैं, तो 20 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा, ए से बी और बी से सी तक पहुंच गया। यदि हमसे पूछा जाए कि कुल दूरी कितनी है तो कुल दूरी आप बता दोगे सर, टोटल जोड़ के बताएंगे।
जैसे हम देखें टोटल दूरी कितनी है, तो एक चक्कर में लगाया 40, 2 में लगाया 80, उसके बाद में 3 में लगाया कितना 120, 120 और 20 और जोड़ना है, तो टोटल दूरी आप बताओगे सर 140 मीटर की दूरी उसने तय की है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जोड़ी जाती है। लेकिन आपसे पूछा गया कुल विस्थापन कितना है, तो अभी मैंने बताया था बच्चों विस्थापन क्या होता है। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी है। प्रारंभिक बिंदु ए था, चलना प्रारंभ किया, अंत में बिंदु सी पर वह आकर के रुक गया, मतलब ए और सी के बीच की दूरी, तो विस्थापन अपन क्या लिखेंगे, ए सी के बीच की दूरी। अब ए सी के बीच की दूरी के लिए आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक हमें समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, जिसमें देखो यहाँ पर यदि ये भुजा है जिसपे समकोण 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमारे पास लंब, ये आधार, ये कर्ण, हमारे पास आधार का मान दिया है, लंब हमें कर्ण ज्ञात करना है। जैसे ही कर्ण का मान आएगा एसी भुजा हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ हम देखें कर्ण हमारे पास हो जाएगा ए सी का जो वर्ग है वह बराबर हो जाएगा आधार हमारे पास ए बी का वर्ग और लंब हमारे पास हो जाएगा बी सी का वर्ग। इनको हम और भी सॉल्व करें, ए सी हमें निकालना है, तो हम देखेंगे ए सी के लिए तो हम ए सी का वर्ग बराबर, यहाँ हम देखेंगे ए भी 10 है हमारे पास और दोनों ही 10 है, वर्ग लिखेंगे। इस प्रकार ए सी बराबर इनका वर्ग करके ऋण में लिख देंगे हम, जैसे 10 का वर्ग 100, इधर भी अपन जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 10 का वर्ग। इनको हम जोड़ेंगे तो 100 और 100 हमारे पास 200 हो गए। 200 के हम खंड कर सकते हैं, खंड जब करेंगे तो हम जानते हैं 100 ये इस प्रकार से खंड होंगे, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। 2 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 10 दाई 100 दूनी 2 से, तो 10 हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा और AC हमारे पास कितना आया है 10 रूट 2 मीटर। तो बच्चों हम समझे कि दूरी इसकी कितनी है, तो दूरी हमने देखा था कुल दूरी को माप करके बता दिया, कुल 140 मीटर की दूरी उसने तय की गई है। लेकिन हमसे पूछा गया विस्थापन कितना है, तो विस्थापन ए और सी के बीच की कम से कम दूरी हमारे पास निकल के आई, और वो कितनी निकल के आई है 10 रूट 2 मीटर। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है। ऐसे और भी सवाल हम आगे अन्य वीडियो में जब मैं न्यूमेरिकल सवाल कराऊंगा तब अपन देखेंगे। जब तक है कि अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको इस चैनल को अधिक से अधिक भेजने का प्रयास कीजिए, जिससे वह भी इन सब चीजों का लुत्फ उठा सकें। अब हम जानते हैं कि जिस प्रकार दूरी और विस्थापन में अंतर है, उसी प्रकार चाल और वेग है बिल्कुल उन्हीं के समान है, क्योंकि हम जानते हैं चाल की परिभाषा तो हमें बचपन से ही याद है, लगातार कक्षा 5वीं 6वीं से हम सवाल करने लगते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देखेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसी प्रकार हम विस्थापन की जब परिभाषा देंगे तो विस्थापन हमारे पास निकल के आता है वेग से, मतलब वेग बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय, बस इतना सा अंतर है। मतलब चाल का जो मान है वो कैसे निकल के आ रहा है दूरी से, तो वेग जो है वो निकल के आ रहा है विस्थापन से। अब दूरी के जो तत्व हैं वो चाल पर लागू होंगे और विस्थापन के जो तत्व हैं वो वेग पर लागू होंगे। किस प्रकार, जैसे हमने पढ़ा है कि दूरी कैसी राशि है अदिश राशि, तो चाल भी कैसी होगी, चाल भी एक अदिश राशि होगी। इसी प्रकार वेग की बात की जाएगी तो वेग कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। हम जानते हैं दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो चाल का मान भी कैसा हो जाएगा, धनात्मक रहने वाला है। लेकिन वेग का मान कैसा रहेगा, वेग का मान जो होगा वेग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। ये ध्यान रखें कि वेग जो है वो विस्थापन से, विस्थापन में हमने पढ़ा था कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है, तो वेग का मान है वह भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अगला हम जानते हैं कि चाल जो होती है, चाल का मान वेग के बराबर होगा, वेग के बराबर या फिर उससे अधिक होगा, वेग के बराबर होगा या हमेशा उससे कैसा होगा, अधिक। लेकिन जो वेग का मान होता है वह चाल के बराबर होगा, चाल के बराबर
या फिर उससे हमेशा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हम जानते हैं चाल वेग ये क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियों में हमें मात्रक अवश्य पढ़ना पड़ता है। जो चाल का मात्रक है वह दूरी और समय के मात्रक से मिलकर बना है, अर्थात चाल का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार वेग का भी मात्रक वही है, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर है, समय का सेकंड, तो वेग का जो मात्रक होता है वह भी मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे हम चलेंगे कि 11th क्लास में सबसे महत्वपूर्ण आते हैं विमी सूत्र। विमी सूत्र होते क्या है कि जो मूल मात्रक हैं उनका व्युत्पन्न मात्रकों के साथ में संबंध बताने वाले सूत्र को विमी सूत्र कहते हैं। आगे वीडियो लाएंगे तो उन पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं, इन पे एक सवाल भी करके देखते हैं चाल और वेग पर। जैसे हम देखें 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग की परिधि पर किसी बिंदु ओ से राहुल साइकिल चलाना प्रारंभ करता है और वह 40 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है। तो राहुल की हमें कुल चाल ज्ञात करनी है और कुल विस्थापन ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि मान के चलते हैं कि हमारे पास ये कोई वृत्तीय मार्ग है और इस वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या है वो दी गई है 7 मीटर। ये वृत्त का केंद्र अपन माने वो है और बिंदु ए से यहां से राहुल साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। एक चक्कर तय करेगा, 2 चक्कर, लेकिन टोटल अपन देख रहे हैं कि कितने चक्कर लगा रहा है, वो है 7 चक्कर। अच्छा आप बताओ कि एक चक्कर में राहुल कितनी दूरी तय करेगा। तो अपन समझे कि एक चक्कर में राहुल वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, मैं एक बार लिख देता हूं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी वृत्त की परिधि। जितनी वृत्त की परिधि, क्योंकि परिधि के अनुदेश से ही तो वो चक्कर लगा रहा है। जैसे बिंदु ए से चल रहा है तो कहां पर चल रहा है, परिधि पर, तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। अब एक चक्कर की दूरी हमें पता है तो 7 चक्कर की तो निकाल ही लेंगे, सीधी सी बात है, 7 का गुणा करना है। पहले एक चक्कर का निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। यहां मान रखें पाई का मान सबको याद है 22/7 या 3.147 अपन रख सकते हैं। त्रिज्या यहाँ पर दी गई है आर कितनी, 7। तो इस प्रकार हम देखें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वह 44 मीटर की दूरी तय करेगा। अब पूछा क्या है 7 चक्करों में दूरी, तो 7 चक्करों की दूरी के लिए हम 7 का गुणा कर देंगे। हम देखें तो इस प्रकार हम देखें कितनी दूरी हो गई, 308 मीटर दूरी वह तय कर लेगा 7 चक्रों में। ठीक है, तो ये तो आया 7 चक्रों में तय की गई दूरी। दूसरा वह कह रहा है दूरी है, अभी तो चाल अभी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दूरी जब हमारे पास आ गई तो चाल हमने सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह हम देखें दूरी हमारे पास कितना है 308, समय कितना लग रहा है 40 सेकंड का। इनको हम काट सकते हैं, पहले 4 से ही काट लें। 4 से काटेंगे, हम देखें 4 7 28, 2 बचे, 4 7 28, 77/10। 10 का और भाग देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 7.7। तो इस प्रकार हम देखें कि उसकी जो चाल है वह 7.7 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पूछा जाएगा कि वेग कितना है, तो वेग का हमने सूत्र पढ़ा है कि वेग बराबर हमारे पास होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटे समय। अब बताओ पहले विस्थापन कितना होगा। दूरी तो हमने निकाल ली, दूरी जैसे हम जानते हैं परिधि के बराबर एक चक्कर लगाएगा, 7 का गुणा कर लेंगे, हम 7 चक्करों की दूरी निकाल लेंगे। विस्थापन पर थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी है। राहुल ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और अंत में वह लौट करके ही बिंदु ए पर आ गया, तो बिंदु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, तो विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। जब विस्थापन 0 है तो आप बता सकते हैं वेग भी क्या होगा। फिर देखो विस्थापन अपन रखें 0 आ जाएगा, कितने समय में लग रहा है 40। इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा 0। ये हमेशा ये जो सवाल है ये बताने के लिए बताया गया है कि हमारे पास
दूरी, विस्थापन, चाल और वेग किस प्रकार निकाल सकते हैं? बिल्कुल रखें, क्योंकि अब वेग 0 है, मतलब है कि एक समान चाल से वह लगातार चक्कर लगा रहा है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि चाल जो है एक अदिश राशि है, चाल में परिवर्तन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिशा का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन वेग सदिश राशि है, और जब वेग का मान घटता बढ़ता है, तुमने देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी एक समान चाल से या एक समान वेलोसिटी जो है वेग से नहीं चलती है, वेग का मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। और वेग का मान जब परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को बच्चों कहते हैं त्वरण, एसलरेशन। एसलरेशन जो शब्द है वो एक्सीलेटर से मिलकर बना है, वेग में परिवर्तन कराने वाला। तो त्वरण की परिभाषा याद हो गई। त्वरण किसे कहते हैं? तो बच्चों एक ही लाइन की परिभाषा है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात हम बोले वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटे समय जो है प्रारंभ में 0 समय है और t समय पश्चात t हो जाएगा। तो हमारे पास त्वरण जो है सूत्र निकल के आएगा v माइनस यू बटे टी। ये ध्यान रखें त्वरण की परिभाषा। त्वरण के मात्रक की बात करें तो हम वेग बटे समय, कई बार पूछा जाता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा वह बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस मात्रक जो होता है वह बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे हम मात्रकों की पद्धति वगैरह समझेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। त्वरण जो होते हैं दो प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वेग जो है, वेग दो ही प्रकार से परिवर्तन होगा, या तो वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा। इसी प्रकार त्वरण दो प्रकार के होंगे, एक हमारे पास होता है धनात्मक त्वरण, तो दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होगा, तो हम परिभाषा देंगे कि यदि समय के साथ वेग में परिवर्तन बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ वेग में परिवर्तन घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम है मंदन, जिसको अपन स्लोली अपन बोलते हैं, कई बार गांव की भाषा बोलते थे गाड़ी तेज चला रहे थोड़ी सी मंदी कर ले, तो मंदी जो शब्द है वो मंदन शब्द से है, स्लो करने को है, मतलब वेग घट रहा है अर्थात उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज के बारे में जो ऋजुरेखीय गति है उस पर संबंधित छोटी सी वीडियो। आगे इस जो टॉपिक है इससे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। जब तक आप जुड़े रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।